हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर आप देखेंगे विज्ञान में केमिस्ट्री के अंतर्गत रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। बहुत ही अच्छे हर प्रकार के प्रश्न हैं और साथ में आपको समझ में भी आएंगे। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको हर प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। इसमें तो अभी 2 ही चैप्टर से हमने सब प्रश्न लिए हैं और भी आगे वीडियो आएंगे, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप 7 बजे बिल्कुल ज़रूर देखें, उसमें इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आएगा बहुत ही अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व को निरूपित करता है। अब आपके सामने ऑप्शन है 2 और 8, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 2। तो ये उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अगर आपको तत्वों का परमाणु क्रमांक याद है कम से कम 20-30 तक, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 और 8, 10, ठीक है ना। पहले वाले को देखूं 2, 8, 10, तो ये क्या है? 10 होता है नियॉन का, तो नियॉन नहीं है, नियॉन एक अक्रिय गैस है। और अगर दूसरे नंबर पर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है? 8, 7, 15 और 2, 17। तो 17 परमाणु क्रमांक आपको याद होगा। अगर क्लोरीन का है तो क्लोरीन आपको पता है गैस है। क्या है? क्लोरीन गैस है। तो दूसरा आंसर भी आपका सही नहीं है। तीसरे नंबर पे आप क्या देख पा रहे हैं? 8 और 8 16 और 2 18। क्या हुआ? 18। 18 आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है? धातु तत्व को, ठीक है ना। अब हम लास्ट देखते हैं। 8 और 8 16 और 2 18 और 2 20। कितना आया इसका परमाणु क्रमांक? 20 आया। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर क्या आया? 20, ठीक है ना, 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कैल्शियम का। तो कैल्शियम क्या है? धातु ही तो है कैल्शियम। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हमें परमाणु क्रमांक याद भी नहीं है तो हम अंतिम इसकी क्या करते हैं? अंतिम कोष में देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं, लास्ट वाले होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इनकी पूरी कक्षाएं भरी हुई हैं। इनके पास ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना ये दे सकते हैं ना ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं अंतिम इसमें 7 हैं उनके, तो इसे 1 की ज़रूरत है क्योंकि 8 की ज़रूरत होती है भरने के लिए। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जिसे लेने के लिए ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन, वो अधातुएँ होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो धातुएँ होती हैं। इसके पास आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, इसलिए यह क्या है? एक धातु है। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो धातु होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो अधातु। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए यह अधातु है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धातु तत्व पूछा था, तो डी इसका आंसर है। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर किन कणों की बौछार कर नाभिक की खोज की थी? सबसे महत्वपूर्ण बात, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? आपको बताना है अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण, या इनमें से कोई नहीं। तो रदरफोर्ड ने जो सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी, किसकी की थी? अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कण हीलियम के सदृश होते हैं, हीलियम नाभिक की तरह अल्फा कण होते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कि वह तत्व कैसा है, उसके हम कुछ गुण पता कर सकें। इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा। तो जो लास्ट के 3 ऑप्शन है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, इससे हम तत्वों के बारे में कुछ ही जानकारी पता कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उससे हम तत्वों के समस्त गुण को पता कर सकते हैं, सभी प्रकृति का पता कर सकते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन से क्षेत्र में क्या है, अम्लीय है, कैसा है। तो राइट आंसर है इसका ए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा हम तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, ये सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आया है। विभिन्न प्रकार के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। 92U 238 यूरेनियम है। तो मैं न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत से लोग इसे रट लेते हैं, लेकिन इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका हम आंसर लाएंगे। 92U 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या यूरेनियम में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो 92 यहाँ पे दिया गया है, ये इसका क्या है? 92 परमाणु क्रमांक। क्या दिया गया है? 92 परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। और ऊपर क्या दिया है? परमाणु भार। जो 238 दिया गया है, ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया गया है? 238, ये परमाणु भार दिया गया है। क्या दिया गया है? परमाणु भार। और परमाणु भार का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है? उसमें न्यूट्रॉनों की, उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ध्यान से समझना, परमाणु भार जो यहाँ पे 238 दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान है 238। परमाणु द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों को हम n से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या
प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अब ये 92 पता क्या दिया है, 92 उसके इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्या दिए हैं 92 इलेक्ट्रॉन। तो किसी नाभिक में, किसी भी तत्व में, परमाणु में, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो 92 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, तो 92 ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो 92 ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कुल प्रोटॉन प्लस कुल न्यूट्रॉन बराबर आपको 238 दिया गया है। अब न्यूट्रॉन चाहिए तो 238 में से 92 आप माइनस कर दीजिए। जब 238 में से 92 माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। और 2 में से 1 गया 1, तो 146 आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 146 न्यूट्रॉनों की संख्या हमने बाकायदा कैलकुलेट की। बहुत से लोग रट लेते हैं इस क्वेश्चन को कि 146 आंसर है, कोई और दूसरा पूछेंगे तो शायद आप ना कर पाएंगे। इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किसी भी तत्व में, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक या कुछ भी चीज़ दी हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि परमाणु भार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और सभी लोगों से ये समझ में भी आ गया होगा, चाहे क्यों ना वो पहली बार इसे पढ़ रहा हो। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा जा चुका है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, या परमाणु की त्रिज्या किस कोटि की होती है, किस रेंज की होती है, कि लगभग इतने के करीब होती है। हमारा इससे यह तात्पर्य है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या किस कोटि की होती है, लगभग इसके निकट रहती है। 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, 10 टू दी पावर -5 मीटर, 10 टू दी पावर -2 मीटर, या 10 टू दी पावर -20 मीटर। तो आप लोग जरूर इसे बताएं कि आखिर आंसर क्या है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है वो 10 टू दी पावर -10 मीटर होती है। ये इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जरूर याद रहे आपको, 10 टू दी पावर -10 मीटर। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में रहती है। किस में रहती है, एम सेल में। आपको बताना है कि एम सेल में KLMN ऐसे सेल हैं, इनको हम डिनोट करते हैं। जैसे हम पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा या चौथा भी बोलते हैं, या KLMN से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की हमसे अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो आपको एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताना है, तो वो होती है कितना, 18। कितनी होती है एम सेल में अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की, 18। अब हम कैसे निकालते हैं, किसी भी जनरल सेल में, किसी भी सेल में हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको 2n² याद रखना है। 2n², किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वो 2n² होती है। n अगर हम बोलें पहले सेल में पूछे तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर, 1 दूनी 2 आ जाएगा। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे सेल में आ गई 8। अब तीसरे सेल में जैसा कि यहाँ पूछा गया है KLM तीसरा सेल होता है, तो n की वैल्यू हमने क्या रखी, 3। तो 3 3 का 9 दूनी 18, आपका आंसर आ गया। जिस भी सेल में पूछें आप, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या याद रखें आप 2n² होती है, जहाँ n पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल कुछ भी हो सकता है। तो इसे भी फ्रेंड्स आप आसानी से समझ गए होंगे, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस 2n² याद रखें किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। 7वां प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोडियम का परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। आप फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देख लें, कोई भी इंडिया का टेस्ट दे लें नॉर्मल, जिसमें सामान्य केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसमें से समझ में आएंगे, क्वेश्चन आएंगे भी, और आसानी से आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के बारे में कुछ परमाणु संख्या हमें पहले से पता रहती है कि सोडियम की 11 होती है। परमाणु द्रव्यमान भी पता रहता है 23, अगर नहीं पता तो यहाँ पे दिया भी गया है परमाणु द्रव्यमान 23। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब पूछा गया है, और आप सब आसानी से निकाल सकते हैं। देखना कितनी बारीकी से, जो फ्रेंड्स परमाणु संख्या दी रहती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन होती है। तो जो भी किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या दी गई है वो उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। तो 11 है परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 11 होंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन आपका पहले से गलत हो गया, ये पहले से गलत हो गया, क्योंकि इसमें 12 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो बी और सी ऑप्शन आप गलत हो गए, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे परमाणु संख्या बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन भी 11 निकल आए आपके, और इलेक्ट्रॉन भी 11 निकल आए, ठीक है ना। तो अब आंसर किस में से आएगा, डी ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि डी में ही 11 है, पहला और तीसरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अभी मैंने पहले भी बताया कि परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 23,
परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है 23। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो आपके प्रोटॉन तो 11 निकल आए ना, अब 23 में से 11 माइनस कर दीजिए 12, तो न्यूट्रॉन भी आपके 12 आ गए। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11। अब किसी भी तत्व से आपके व्यापक परमाणु का पूछ दें, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। 8वां प्रश्न, परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रतिपादित किया था, डाल्टन, बर्जीलियस, रदरफोर्ड या एवोगैड्रो। तो आपको फ्रेंड्स बताना है, बताएं कि परमाणु अभाज्य है किसने प्रतिपादित किया था। तो यह डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अभाज्य है, उसने प्रतिपादित करके भी बताया था। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन। तो अभी हम जैसा कि पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सभी परमाणु के भाग होते हैं, लेकिन फोटॉन नहीं है। फोटॉन ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो प्रकाश द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं फोटॉन के रूप में, तो फोटॉन ऊर्जा होती है। 10वां प्रश्न, क्वांटम यांत्रिकी में अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, हाइजेनबर्ग, आइंस्टीन, पाउली या हुंड। तो फ्रेंड्स बताएं, तो राइट आंसर है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रसिद्ध है और आपको ज़्यादा विस्तार से वैसे भी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ एकदम ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता है, यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ठीक है ना। अगर हम एक चीज़ को उसकी अगर हम मान लीजिए कि स्थिति संवेग को ही अगर अधिकतम एक्यूरेसी के साथ लाएंगे तो उतनी ही उसमें एक्यूरेसी बिगड़ेगी स्थिति में। 11वां प्रश्न, मेसॉन के खोजकर्ता कौन थे, थॉमसन, चैडविक, युकावा, गोल्डस्टीन। इसको फ्रेंड्स याद रखना है, जहाँ भी विज्ञान से केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 हैं, जो 5 पार्टिकल हैं उसमें से एक ना एक जरूर पूछा जाता है। अगर आपका कोई भी पार्टिकल के खोजकर्ता पूछेंगे तो उन 5 में से एक जरूर आएगा, इन 5 से बाहर होने वाला नहीं है। तो मैं आपको सभी 5 यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मेसॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो मेसॉन के खोजकर्ता थे फ्रेंड्स युकावा। युकावा कौन थे, मेसॉन के खोजकर्ता थे, ठीक है ना। और अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाए थॉमसन, जो जे थॉमसन है वो किसके थे, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। चैडविक को विश्वव्यापक है, बार बार एग्जाम में आता है, न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक, ठीक है ना। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने किसकी की थी, गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की, और मेसॉन की यहाँ पे पूछा गया है युकावा ने, ठीक है ना। और इसके अलावा जो आपका लास्ट बचा हुआ है, अंतिम बचा हुआ है, वो है आपका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन भी पूछा जाता है, उसकी खोज की थी एंडरसन ने। तो आपके पांचों के पांचों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, और अगर यहाँ से आता है खोजकर्ता किसी भी पार्टिकल के, तो इन 5 से बाहर नहीं जाएगा। आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, E बराबर mc², E बराबर mv, E बराबर mc या m²c², ठीक है ना। E बराबर, सॉरी यहाँ पे E नहीं लिखा, E बराबर m²c²। तो राइट आंसर है, सभी वाकिफ होंगे, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E = m × c², जहाँ c प्रकाश का वेग है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट c। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न, द्रव्यमान संख्या किसका योग के बराबर होता है। जैसा कि अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन आया था तो मैं फिर से यहाँ पे लाया हूँ। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, केवल प्रोटॉन, के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आसान है, अभी बार बार उसी चीज़ का मैं जिक्र करता आ रहा हूँ। तो राइट आंसर है डी, जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। और आप इसके सवाल आसानी से कर सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर पूछ सकते हैं, प्रोटॉन पर पूछ सकते हैं, और पूछा भी जाता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश या चार्ज होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सी यहाँ पे क्या है, कूलाम है, आवेश की इकाई है, ठीक है ना। और दूसरे विकल्प में है प्लस है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे फिर माइनस है, -1.6 × 10⁻+19 कूलाम। तो हर जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग है, तो ध्यान देना है। चारों विकल्प अलग अलग हैं, तो राइट आंसर है ए। जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे प्लस लग जाता है, ठीक है ना। बाकी सेम चार्ज प्रोटॉन पर होता है, तो आप इसे याद रखें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, रदरफोर्ड, डी ब्रॉगली, जॉन डाल्टन या नील्स बोर। तो आप फ्रेंड्स बताएं
कि किसने प्रतिपादित किया पदार्थ का परमाणु सिद्धांत? तो सबसे पहले से प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 16वां प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पूछा जाता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन? तो राइट आंसर है समस्थानिक। उन्हें हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, एटॉमिक नंबर समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के संदर्भ में बोलें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ठीक है ना, जिसका 1H1, ड्यूटीरियम जिसका 1H2 और ट्राइटियम जिसका 1H3, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कार्बन के भी होते हैं C12, C13, C14, ठीक है, जहाँ पे 12, 13, 14 उसके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं। जो यहाँ पे बोला गया है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, तो C12, C13, C14। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा पिछले वाले का। उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक, संभारक, इलेक्ट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें हम फ्रेंड्स बोलते हैं संभारक। क्या बोलते हैं उनको? हम संभारक बोलते हैं, ठीक है ना। जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होंगे परंतु परमाणु भार समान होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ क्या, आर्गन 18, आर्गन 40, 18 परमाणु क्रमांक है, 40 द्रव्यमान है। 19 पोटेशियम 40, इसमें भी 40 है, और 20 कैल्शियम 40, तीनों में 40 इसका परमाणु भार समान है तीनों में, ठीक है ना। लेकिन 18, 19, 20 इसका परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो आप संभारक भी समझ गए होंगे, कैसा भी आपसे पूछा जाए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप संभारक भी समझ गए और समस्थानिक भी समझ गए। नेक्स्ट 18वां, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। शायद मैंने ऐसा पहले भी कराया था और KBS में ऐसा पूछा भी गया था। तो आपको बताना है 281, 282, 283 या 284। तो बताएं आप लोग कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग बताएं कि आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले सोडियम का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। क्या होता है? 11। अब तो 11 के हिसाब से आप तो ऐसे ही इसमें बता देंगे जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों का योग 11 होगा वह सोडियम का परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर अगली उसमें सेल में 8 आते हैं, लास्ट में आपका बचा कितना? 1। तो लास्ट में 1 इसकी संयोजकता हो जाती है। कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं सोडियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं? 1। सोडियम की जो संयोजकता है वो 1 होती है। तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, परमाणु नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है? यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देना है, अभी हमने बात की थी परमाणु की, ठीक है ना। अभी हमने इससे पहले क्या बात की थी? परमाणु की। अब उसके हम नाभिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है? और ये आपका परमाणु हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आपका परमाणु हो गया और नाभिक उसका अंदर होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम आएगी, इस बात को आपको देखना है। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर ही होता है। यह रदरफोर्ड ने अपने जो उन्होंने सिद्धांत दिया था सोने की पत्ती पर, उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी, उसमें उन्होंने बताया था, सिद्ध किया था कि परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में ही होता है। ये आपका नाभिक है, ये पूरा परमाणु है, ठीक है ना। तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है ये आपको फ्रेंड्स बताना है। तो जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर की होती है, ठीक है ना। और अभी आपने पढ़ा जो नाभिक की बात हो गई और परमाणु की त्रिज्या वो भी आपने पढ़ा 10⁻⁻10। अब इनमें से बहुत से लोग तो विचलित हो जाएंगे, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कौन सा बड़ा है, 10⁻⁻15 या 10⁻⁻10। बहुत से लोग इसमें गलत बता देंगे कौन सा बड़ा है। तो ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है? 10⁻⁻10 बड़ा है, क्योंकि पावर माइनस में है और जो पावर कम होगी वो बड़ा होगा। तो बड़ा है ये। तो क्या इसको मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स? परमाणु जाहिर सी बात है बड़ा होता है, नाभिक अंदर होता है तो छोटा होता है। तो नाभिक की त्रिज्या ये कम है, ये ज़्यादा है। बहुत कुछ मैंने इसके बारे में आपको बताया है। 20वां प्रश्न, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, आमाप से या चक्रण से? तो जिसने ये पढ़ा होगा गहराई से वही बता पाएगा कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या उसके चक्रण से होती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित होती है। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जरूर देखें
7 बजे जो मैंने बोला है इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आएगा। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, बहुत ही आसान है, 1, 2, 3 या 0। तो अक्रिय गैस होती हैं वो निष्क्रिय होती है, इनकी किसी से वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि इनके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, इनकी संयोजकता 0 होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने बोसॉन की खोज की थी? रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, साहा या चंद्रशेखर? तो राइट आंसर है सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ने बोसॉन की खोज की थी। 23वां प्रश्न, किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं, किसका नियम है? बार बार लिख गया है, सॉफ्टवेयर के कारण वो बार बार ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, किसका नियम है? पाउली, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम पाउली का अपवर्जन नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम। जो क्वेश्चन में यहीं बहुत कुछ छिपा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? वो प्रश्न में जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। 24वां प्रश्न, परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते या भरते हैं, तत्पश्चात सबसे अधिक ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में भरते हैं। यह किसका नियम है? आपबाउ, बोर, फ्लेमिंग या डी ब्रॉगली? इस तरह से कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो इसे हम आपबाउ का नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे छिपा हुआ है, आप खुद उसे थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उप कक्षा में भरते हैं, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरते हैं। सारांश में हम आसानी से समझ सकते हैं। आपका लास्ट प्रश्न, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह कोई भी गतिशील कण द्वैत प्रकृति दर्शाता है, अर्थात तरंग अथवा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह कोई भी गतिशील कण, द्वैत प्रकृति से हमारा तात्पर्य है उस कण का डबल व्यवहार प्रदर्शित करना, तरंग के रूप में भी व्यवहार और कण के भी रूप में व्यवहार करना, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली का नियम। क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली का नियम। डी ब्रॉगली ने बताया था कि ना सिर्फ प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें द्वैत व्यवहार दर्शाते हैं, बल्कि कोई भी अगर मोशन में हो कण, कोई भी पार्टिकल, वो तरंग तथा कण का दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इसी के साथ आपको फ्रेंड्स आसानी से सब कुछ समझ में आया होगा और मोस्ट प्रश्न थे तो आपको बहुत ही मदद मिली होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।